मैं ना बचपन से ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने में बहुत फास्ट थी। मतलब जब भी लैंग्वेज का पेपर आता था और राइटिंग स्किल सेक्शंस मैं जब ओपन करती थी एंड जब उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिखता था तो यू क्वेश्चंस मेरे ना सॉल्व हो जाते थे। लेकिन सुनने में बड़ा इजी लगता है, जब हम बड़े होते हैं ना तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का नेचर सेम नहीं रहता, इतना इजीली आंसर्स नहीं मिलता। ओके। और ये जो आपका नेट सेट का एग्जाम है, इसमें आपको एक यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर, तो उसको सॉल्व कैसे करना है एंड पूरे आपको 10 मार्क कैसे मिल सकते हैं, इस पर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ना पूरा आप देखना एंड तक। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको बताती हूँ। ओके। तो ये हमारे पेपर 1 का एक यूनिट है, 10 मार्क के लिए 5 सवाल पूछेंगी। एटलीस्ट हमको ना 4 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आने चाहिए। ओके। और ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो लोग समझते हैं, मतलब ऊपर तो कॉम्प्रिहेंशन दिया है और नीचे क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं, ऊपर पढ़ो उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है, बस इतना ही नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मीनिंग। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हमारे पेपर 1 में डालने के पीछे का उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो टीचिंग का फील्ड है उसमें टीचर को क्लासरूम्स में लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, उनको कंटिन्यूअसली उनको क्या करना है, बोलते रहना है। और बोलने के लिए क्या होना चाहिए, तो हमारा बोलने के लिए ना रीडिंग होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम रीड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, नॉलेज होगा। और अगर कोई टीचर ऐसी है कि जो पढ़ेगी ही नहीं तो वो क्लासरूम में पढ़ाएगी कैसे? ओके, बच्चों को सुनाएगी क्या, लेक्चर्स कैसे डिलीवर करेगी? तो इसीलिए अथॉरिटीज़ ने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हमारे पेपर 1 में एज अ सिलेबस डाला गया है। ओके, ये यूनिट ऐड किया गया है ताकि वो कितना फास्ट पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे से उस पैसेज को समझ सकते हैं। ओके, वो पैसेज का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, और तो और राइटर उस पैसेज के थ्रू क्या कन्वे करना चाहता है, ये सारी बातें समझ लेना मतलब एक गुड टीचर की निशानी होती है। ओके, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, अलग अलग बुक्स पढ़ने चाहिए। ओके, एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक हो सकते हैं, अलग ऑथर के, अलग पब्लिशर्स के। तो जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज भी होगा, वैरायटी होगी। ओके, हर राइटर तो सेम लिखता नहीं है, हर किसी का एंगल और पर्सपेक्टिव सेम नहीं होता, इसीलिए हमको वैरायटी ऑफ बुक्स रीड करनी चाहिए। और फिर क्या होगा, हमारा नॉलेज अपने आप बढ़ेगा, हम क्लास में अच्छे से लेक्चर्स डिलीवर कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो उसको ट्वाइस थ्राइस पढ़ते रहो के एग्जाम में आपको फिर हैबिट हो जाएगी, आप फास्ट रीडर बन जाओगे। ओके, और पैसेज को ना केयरफुली भी पढ़ा करो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, जो कीवर्ड्स दिख जाने पर हमको ना तुरंत जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर्स मिल जाता है। थर्ड है कि सिर्फ रीड मत करो, पैसेज में जो मैसेज मिला है ना उसको समझ लो। ओके, कुछ तो मैसेज दिया है राइटर ने, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ओके, आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस तो इजी होते हैं जो आपको रीड करते ही मिल जाएंगे। एक होगा आपका कि राइटर क्या कहना चाहता है, राइटर का मैसेज क्या है। तो ये हमको हमारी फीलिंग्स नहीं बतानी होती है, ये राइटर क्या सोच रहा है, राइटर का ओपिनियन क्या है, ये हमको उस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि इस पैसेज को एक अप्रोप्रिएट टाइटल दिया जाए। ओके, ऐसे 5 अलग क्वेश्चंस होते हैं। अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया थीम। ओके, तो ये पैसेज की थीम क्या है, पैसेज किस टॉपिक पे है, वो हमको समझ लेना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज मतलब क्या कि फ्लो आप देखो उस पैसेज का, उसका फर्स्ट पैराग्राफ क्या डिस्क्राइब करता है, सेकेंड पैराग्राफ क्या डिस्क्राइब कर रहा है, थर्ड पैराग्राफ कैसा है, वो एक प्रॉपर फ्लो में जा रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चर्ड वे है कि नहीं उसका। ओके, अब उसको स्ट्रक्चर वाइज आप देखो तो मतलब फर्स्ट पैरा आपको लगेगा कि इंट्रोडक्टरी है, लास्ट पैरा जो है वो क्या है, कंक्लूजन है। ओके, ऑब्जर्व करो ठीक से, कई बार क्या होता है आंसर्स ना एकदम स्टार्टिंग में और एकदम एंडिंग्स में छुपे होते हैं। और एक पॉइंट है, रीड वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेजेस। ओके, तो ये इसलिए हमको करना है क्योंकि एग्जाम में कौन सा टाइप का पैसेज आएगा हमें नहीं पता है, तो इसीलिए वैरायटी ऑफ पैसेज हमको रीड करने हैं ताकि हमारी हैबिट बनी रहे और हम क्या हो, एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए तो हम प्रिपेयर रहे उसको सॉल्व करने को। तो 10 तरह के आप टॉपिक्स पढ़ो, क्रिटिक्स पढ़ो, डिस्क्रिप्टिव वाला पढ़ो, इंफॉर्मेटिव पढ़ो। इंफॉर्मेटिव इन द सेंस लाइक अगर किसी एक पर्सन के ऊपर उसकी लाइफ स्टोरी मतलब उस पैसेज में बताई गई है तो उस पर जनरली क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो ईयर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से
ईयर में उसको ये वाला अवार्ड वगैरह मिला, या फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड पे। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीवर्ड्स पे ना फोकस करो। कीवर्ड्स के साथ साथ उसके आसपास के सेंटेंस भी पढ़ो, वही ना आंसर्स छुपे होते हैं कई बार। रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चंस केयरफुली। ओके, क्वेश्चंस ना कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते। क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है, इसलिए जानबूझ के ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनको समझ आए कि हमारा उस क्वेश्चन को समझना कितना है, हम कितने अच्छे तरीके से वो ग्रास्प कर पाते हैं, उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा ना वो पेपर चेकर देखता है। ओके, तो क्वेश्चन अगर हम लोग ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आंसर भी तो नहीं मिलेगा। अब लास्ट जो है, ये पॉइंट कब अप्लाई होता है कि जब आपका रीडिंग पूरी तरीके से ना कंप्लीट हो गया है और अब आप क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन के ना ऑप्शन आप देखो, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वो 4 में से ना सारे के सारे तो आंसर्स राइट नहीं होंगे। तो आप वर्ड्स जो है ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स एंड आपके जो कीवर्ड्स है उसको ना मैच करके देखो, तो तुरंत आपको ना पता लग जाएगा कि आपको कौन से आंसर्स को सिलेक्ट करना है। ओके, जो आपको ना क्लोजली मैच नहीं हो रहा ना उसको एलिमिनेट करते जाओ। ओके, तो आप इस पॉइंट्स को ना फॉलो करोगे एंड प्रैक्टिस करते रहोगे तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको ना आउट ऑफ मार्क्स मिलना तो तय है।